बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम अपने बिज़नेस टैक्सेशन का जो टॉपिक है उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज इस टॉपिक के ऊपर बेटा हम लोगों ने बात करनी है। उस टॉपिक का नाम है विद द नेम ऑफ इनकम फ्रॉम बिज़नेस। अगर इनकम फ्रॉम बिज़नेस की बेटा हम लोग यहाँ पर बात करें तो टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक इनकम फ्रॉम बिज़नेस की वजाहत इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की बुक के सेक्शन नंबर 15 के अंदर बेटा इसकी वजाहत की गई है। टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक आप बिज़नेस करके जितने भी पैसे अर्न करते हैं वो सारे के सारे पैसे आप लोगों के लिए टोटली टैक्सेबल है। इसके ऊपर आपको जो है वो टैक्स जो है वो पे करना पड़ता है। अब सबसे पहले नंबर पर हम लोगों ने जिस चीज़ को यहाँ पर क्लियर करना है वो चीज़ ये है कि टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक बिज़नेस कहा किसे जाता है। तो टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक वो कहता है कि बिज़नेस मीन इंक्लूड के बिज़नेस में ये सारी चीज़ें शामिल हैं। अब ये चीज़ें कौन कौन सी हैं? नंबर 1 ट्रेड, नंबर 2 कॉमर्स, नंबर 3 मैन्युफैक्चरिंग, नंबर 4 प्रोफेशन, नंबर 3 वोकेशन और नंबर 6 जो आप लोगों के पास आता है उसका नाम है एडवेंचर। ये 6 चीज़ें जो हैं वो बेटा बिज़नेस का हिस्सा होती हैं। अब ये 6 चीज़ें हैं क्या, इनको वन बाय वन जो है वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले नंबर पे है जी ट्रेड। ट्रेड कहते हैं बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स टू अर्न प्रॉफिट। हम चीज़ों को ख़रीद रहे हैं या चीज़ों को बेच रहे हैं नफ़ा कमाने की गर्ज से, तो कहता है कि वो ट्रेड कहलाती है। दूसरे नंबर के ऊपर हमारे पास आता है जिसका नाम है कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब होता है ट्रेड प्लस एड्स टू ट्रेड। ट्रेड यानी कि अभी ऊपर मैंने आपको बताया बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स को जो है वो हम लोग नाम देते हैं ट्रेड का। एड्स टू ट्रेड का मतलब ये होता है कि वो तमाम फैक्टर्स या वो तमाम चीज़ें जो हमें ट्रेड करने में सपोर्ट करती हैं उन्हें हम लोग नाम देते हैं कि वो हमारी एड्स टू ट्रेड कहलाती है। तो हम अगर ट्रेड के अंदर एड्स टू ट्रेड दोनों को क्या कर दें, ऐड कर दें, तो देन ये हमारे पास यहाँ पर जो आंसर आता है उस आंसर को या उस चीज़ को हम लोग जो नाम देते हैं वो कॉमर्स का नाम होता है। तीसरे नंबर पे आती है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग की बेटा अगर बात की जाए तो मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं चीज़ों को बनाने के हवाले से आसान अल्फाज में हम लोग कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स और सेमी फिनिश गुड्स, जिसमें हम अपनी चीज़ों को जो है वो तैयार करते हैं। या तो चीज़ें मुकम्मल तैयार होती हैं या चीज़ें जो है वो हमारी पार्शली तैयार होती हैं। जब इसमें चीज़ों की बात की जाती है तो कुछ चीज़ें जो हैं वो मशीनरी के ऊपर तैयार की जाती हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो हम लोग हैंडमेड भी तैयार करते हैं। तो वो दोनों तरह की चीज़ें जो है वो यहाँ पर इसका हिस्सा बन जाती हैं। अब डिफरेंट किस्म की जो कि गुड्स हैं यहाँ पर, किसी की रिक्वायरमेंट है हैंडमेड, किसी की रिक्वायरमेंट जो है वो मशीनरी है। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोफेशन। प्रोफेशन की अगर बात की जाए तो प्रोफेशन का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई भी शख्स जो अपनी इंटेलेक्चुअल स्किल्स की बेस के ऊपर पैसा कमा रहा हो, देन उसे हम लोग नाम देते हैं कि वो आप लोगों के प्रोफेशन कहलाते हैं। जैसे मेंटल स्किल्स का भी हम लोग नाम देते हैं। अब जो बेसिकली इंटेलेक्चुअल स्किल्स है, से मुराद किया है कि अपनी दिमागी सलाहियत की बेस के ऊपर उस बंदे ने पैसा अर्न करना है। इसके अंदर जो है अगर हम लोग बात करें तो जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, लॉयर हैं, अकाउंटेंट हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो इसका हिस्सा बन जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है वोकेशन। वोकेशन की अगर बेटा जी बात करूं तो वोकेशन के अंदर हम लोग यहाँ पे जब इसको डिफाइन करते हैं तो वोकेशन के अंदर हम लोग ये कहते हैं कि ऐसा कोई भी शख्स जो अपनी इंटेलेक्चुअल स्किल्स के साथ साथ अपनी फिजिकल एफर्ट भी उसके ऊपर अप्लाई कर रहा है, तो देन उसे हम लोग नाम देते हैं कि वो यहाँ पर वोकेशन का हिस्सा कहलाता है। जैसे एक कारपेंटर है, हम जब उसको बुलाते हैं और बताते हैं कि भाई हमने अपने घर में एक अलमारी बनानी है, वो अलमारी कुछ उसको डिज़ाइन वगैरह समझाते हैं कि वो अलमारी आपने इस तरह की बनानी है, तो वो पहले अपने जेहन के अंदर उसका एक स्केच ड्रा करता है और स्केच ड्रा करने के बाद उसको फिर बनाना फिजिकली शुरू कर देता है। तो पहले उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया कि मुझे अलमारी बनानी किस तरह की चाहिए, और फिर नंबर 2 अपने फिजिकल एफर्ट यानी कि अपनी जिस्मानी ताकत उसके ऊपर अप्लाई करते हुए फिर उसको वो बनाना शुरू कर देता है। तो देने से हम लोग नाम देते हैं कि ये आपका वोकेशन कहलाता है। और लास्ट पॉइंट जो हमारे पास आता है उसका नाम है एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड। अगर एडवेंचर की बेटा बात की जाए तो एडवेंचर में वही हम लोगों को ये कहता है एडवेंचर इज इन द नेचर ऑफ ट्रेड, और इसके साथ अगला वर्ड हमारे पास आ जाता है कॉमर्स और मैन्युफैक्चरिंग। कहते हैं कि अगर इनमें से कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो किसी जगह पर इकट्ठे हो जाएं, सारे की पहली बात तो ये कि सारे के सारे इकट्ठे नहीं एक जगह पर हो सकते। अगर इनमें से कुछ एलिमेंट्स एक जगह पर इकट्ठे हो जाएं तो देन हम उसे नाम दे देते हैं कि वो हमारा क्या कहलाता है, वो एडवेंचर कहलाता है। यानी कि ऊपर जितने आपको ये मैंने अभी 3 नाम बताए हैं, इन तीनों नामों में से अगर कोई से 2 पॉइंट या तीनों के तीनों कहीं पर इकट्ठे हो जाएं तो वो आपका एडवेंचर है। मुश्किल है कि तीनों के तीनों किसी जगह पर इकट्ठे हों। इन 3 में से मैक्सिमम जो है वो आपके बेटा जी 2 पॉइंट यहाँ पर कंबाइन होते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के पास जो टॉपिक आता है उस टॉपिक का नाम है विद द नेम ऑफ एडमिसिबल एक्सपेंसेस।
एडमिजिबल एक्सपेंसेस की अगर वजाहत की जाए तो एडमिजिबल एक्सपेंसेस का दूसरा नाम होता है विद द नेम ऑफ अलाउडेबल डिडक्शंस। बेसिकली जब हम अपना बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में टैक्स डिपार्टमेंट हम लोगों को कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जिन्हें माइनस करने की इजाज़त देता है और कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जिन्हें माइनस करने की इजाज़त नहीं देता। अगर टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि आपने अपने बिजनेस में जो एक्सपेंसेस किए हैं मैं आपको इजाज़त दे रहा हूँ कि आप वो सारे के सारे एक्सपेंसेस इसमें से माइनस कर सकते हैं, तो देन हम उसे नाम देते हैं कि वो आपकी कहलाते हैं एडमिजिबल एक्सपेंसेस, जिनका दूसरा नाम होता है अलाउडेबल डिडक्शंस। अब इनकी अगर बात की जाए तो जारी बात है, नामों से ही हमें इनका जो है वो आइडिया होता चला जाएगा कि ये कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जिनकी वो यहाँ पर बात करना चाह रहा है। तो मैं इनके नाम यहाँ पे रीड कर देता हूँ। अगर ये एक्सपेंसेस बिजनेस से कनेक्टेड हैं, पहली बात ये ध्यान में रखनी है कि ये वो तमाम एक्सपेंसेस हैं जिनका ताल्लुक बेटा बिजनेस के साथ है। अगर बिजनेस में ये एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो आपको इजाज़त है कि आप इन एक्सपेंसेस को माइनस कर सकते हैं, लेकिन अगर ये एक्सपेंसेस बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, आपके पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, तो देन आपको इसको माइनस करने की इजाज़त नहीं है। नंबर 1, रेंट ऑफ बिल्डिंग। जिस जगह पर बैठकर हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, अगर वो जगह किराए की है, हमने उसका किराया पे किया, तो जारी बात है जो हम अर्न करेंगे उसमें से हम उस रेंट के पैसों को माइनस कर सकते हैं। गवर्नमेंट हमें इस चीज़ की इजाज़त देती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास लिखा हुआ है टैक्सेस ऑन बिल्डिंग। जिस जगह पर हम लोग बैठ के बिजनेस कर रहे हैं, जारी बात है मालिक के साथ ये बात हमारी पहले डिसाइड हो चुकी होती है। अगर मालिक कम किराया हम लोगों से वसूल कर रहा हो तो फिर वो कहते हैं कि जनाब इस प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स आप पे करेंगे, लेकिन अगर हम ज़्यादा पे कर रहे हो तो फिर ऐसी सूरत में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मालिक की होती है। चलें, जो भी कंडीशन है हम यहाँ पर अभी इसको इसी सेंस में ले रहे हैं कि जिस बिल्डिंग में हम लोग बैठ के बिजनेस कर रहे हैं, अगर हम लोगों ने उस बिल्डिंग का टैक्स पे किया है तो गवर्नमेंट आपको इजाज़त देती है कि आप उसका जितना भी टैक्स आपने पे किया हुआ है आप उसको अपनी बिजनेस की इनकम के अंदर से माइनस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिपेयर ऑफ बिल्डिंग। अगर आपने जिस जगह पर बैठ के बिजनेस कर रहे हैं, जिस बिल्डिंग के अंदर अगर उस बिल्डिंग की मुरम्मत वगैरह का कोई काम करवाया है तो देन उसके अगेन जितने भी एक्सपेंसेस आप लोगों के हुए हैं वो सारे के सारे एक्सपेंसेस आप माइनस कर सकते हैं। इसी तरह के साथ इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। अगर आपने अपनी बिल्डिंग की इंश्योरेंस करवाई हुई है तो जितने भी इंश्योरेंस की आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं वो सारी की सारी इंस्टॉलमेंट आपको यहाँ पर माइनस करने की इजाज़त है। अगले पॉइंट को उसने इस तरह से कंबाइन करके कहा है रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी। अगर आप वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं उसमें जो मशीनरी का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जारी बात है मशीनरी को इकोनॉमिकल नहीं होती, बड़ी महंगी महंगी मशीनरीज हमारे पास होती हैं। तो अगर आपने उस मशीनरी की इंश्योरेंस करवाई हुई है और साथ में आप उसकी रिपेयर वगैरह का भी कोई आपका खर्चा हुआ है तो जितने भी इस तरह के एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे आप माइनस कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको जो पॉइंट है उसका नाम है बोनस टू एम्प्लॉय। अगर आपने अपने एम्प्लॉयज़ को कोई बोनस वगैरह दिया है, बोनस से मुराद बेसिकली क्या है कि कंपनी को जब प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट में से कुछ पैसे वो अपने एम्प्लॉयज़ को पे कर देती है, और ये बोनस बेसिकली अपने एम्प्लॉयज़ को वो पे करती है इन द फॉर्म ऑफ सैलरी की शक्ल में, कि उनको उनकी सैलरी का जो है वो 50% या 100% जो है वो फ्री दे दिया जाता है। आसान अल्फाज में अगर बताऊं तो साल में 12 महीने होते हैं, आपको 12 नहीं, आपको जो है वो 13 महीने की जो है वो सैलरी यहाँ पर क्या की जाती है, पे की जाती है। नेक्स्ट लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड। आपने अगर अपना बिजनेस करने के लिए कोई कैपिटल बोरो किया है ताकि आप उसे कोई फिक्स एसेट वगैरह परचेज कर सकें तो जारी बात है उसके ऊपर आपको इजाफी अमाउंट पे करनी पड़ती है। तो टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक, उसके बनाए हुए रूल के मुताबिक आप उसको अपनी बिजनेस की इनकम में से यहाँ पर माइनस कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। अगला लिखा हुआ है कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज सुपर एनोवेशन फंड। फिर लिखा हुआ है कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज ग्रेचुटी फंड। ये 3 तरह के फंड है। सुपर एनोवेशन फंड बेटा बेसिकली पेंशन का जो है वो दूसरा नाम होता है। अब ये तीनों के तीनों फंड्स हैं। आप लोगों को पहले इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड के अंदर मैं तीनों के तीनों पॉइंट्स बता चुका हूँ, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। ये तीनों के तीनों आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं एम्प्लॉय के। अगर आपने इनके अंदर कंट्रीब्यूशन करने से पहले यानी कि इन फंड्स को बनाने से पहले गवर्नमेंट से प्रॉपर अप्रूवल लिया हुआ था तो देन ऐसी सूरत में आपके जितने भी इसके अंदर आपने कंट्रीब्यूशन किया होगा, कंट्रीब्यूशन के जितने भी पैसे हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पे माइनस करने की इजाज़त है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन ट्रेनिंग। अगर आपने अपने स्टाफ की कोई ट्रेनिंग वगैरह करवाई जिससे आप चाहते थे कि अभी हमारा स्टाफ, अगर ये कोई नई ट्रेनिंग आप लोगों ने उनको करवाई इस पर्पज़ के लिए कि ताकि हमारी सेल क्या हो सके, इंक्रीज़ हो सके, या हमारे बिजनेस से जो हमारे कस्टमर्स को प्रॉब्लम आ रही है वो सारी की सारी दूर हो सके, हमारे जो वर्कर्स हैं वो वेल एजुकेटेड हो सके, उनके पास ऑलरेडी नॉलेज है लेकिन उनको अपग्रेड करने के लिए आपने उनकी कोई ट्रेनिंग करवाई, तो इसके ऊपर जितना भी खर्चा हुआ अगेन टैक्स डिपार्टमेंट के बनाए हुए रूल के मुताबिक वो आपको माइनस करने की इजाज़त है। नेक्स्ट लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट।
अगर आप लोग जो है अपने बिजनेस करते वक्त, जारी बात है बहुत सारे इदारे जो हैं वो अपने एम्प्लॉय को और उसके बच्चों को तालीम की जो है वो सहूलत फ्राहम करते हैं। अगर आप अपने बिजनेस जो मैन जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से है कि अगर बिजनेस मैन जो है, जो एम्प्लॉयर है, उसने इस तरह का कोई भी एक्सपेंडिचर किया है, यानी कि अपने वर्कर को सहूलत दी है एजुकेशन की उसको या उसके बच्चों को, उसके ऊपर जितने भी एक्सपेंस हुए हैं वो सारे के सारे एक्सपेंस उसको माइनस करने की इजाज़त है। एक्सपेंडिचर ऑन हॉस्पिटल, लाइक अगर उनको मेडिकल की कोई सहूलत दी गई है तो देन अगेन टैक्स डिपार्टमेंट के बनाए हुए रूल के मुताबिक ये लेस करने की इजाज़त है। फिर ट्रेड डेलीगेशंस आप लोगों की आ जाती है, जितने तजारती मुआहदे हम जो लोगों के साथ यहाँ पर करते हैं गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक, उन सारे के सारे जारी बात है जब मुआहदा किया जाता है तो उसके अगेंस्ट आपके एक्सपेंडिचर्स होते हैं। ठीक है, आपको स्टाम्प पेपर वगैरह जो है उसकी ज़रूरत वहाँ पर पड़ती है। तो जितने भी इस तरह के आपके एक्सपेंडिचर्स हुए हैं वो सारे के सारे एक्सपेंडिचर आपको माइनस करने की इजाज़त है। देन इसी तरीके के साथ सब्सक्रिप्शन है, बैड डेट्स है, उसके बाद लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज, और आखिर में उसने आप लोगों को बताया हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। यानी कि जितने भी एक्सपेंसेस आप लोगों के जिनका ताल्लुक इन शॉर्ट आपके बिजनेस के साथ है, जो बिजनेस की इनकम में से किए जा रहे हैं, टैक्स डिपार्टमेंट कहता है वो सारे के सारे आपको माइनस करने की इजाज़त है। वो तमाम एक्सपेंसेस जो माइनस करने की इजाज़त है, उन एक्सपेंसेस को हम लोग नाम देते हैं कि वो आपके अलाउडेबल डिडक्शंस कहलाती हैं, जिसका दूसरा नाम एडमिजिबल एक्सपेंसेस है। अब इन्हीं को अगर मैं बेटा रिवर्स कर दूं, इन्हीं पॉइंट्स को, मैं इसका अगला टॉपिक पढ़ा नहीं रहा, सिर्फ आपको एक पॉइंट से वो समझा रहा हूं कि अगर इन्हीं तमाम के तमाम पॉइंट्स को हम लोग क्या कर दें, रिवर्स कर दें, तो देन वो आप लोगों के बन जाते हैं नॉन एडमिजिबल एक्सपेंसेस, यानी कि ऐसे एक्सपेंसेस जिनको टैक्स डिपार्टमेंट लेस करने की इजाज़त नहीं देती। मैं एक दो एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर कोड कर देता हूँ ताकि आपको उसका जो है वो आइडिया हो जाए। लाइक कहते हैं जी कंट्रीब्यूशन टू अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। यहाँ पर अभी जो हम लोगों ने बात की थी वो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की बात की थी, यानी कि फंड बनाने से पहले हमने गवर्नमेंट से अप्रूवल ले लिया। लेकिन अगर मैं कहूँ जी फंड बनाने से पहले, चाहे वो प्रोविडेंट फंड था, चाहे वो ग्रेचुटी फंड था, चाहे वो आप लोगों का सुपर एनोवेशन फंड था, कोई भी फंड था जिसको बनाने से पहले आपने गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं लिया और आप वो फंड बना रहे हैं, तो वो देन अनरिकॉग्नाइज कहलाता है, और अनरिकॉग्नाइज को गवर्नमेंट आपको लेस करने की इजाज़त नहीं देती। इसी तरीके के साथ अगर मैं कहूँ कि भी जो मैंने रेंट पे किया है वो बिजनेस वाली बिल्डिंग का मैंने रेंट नहीं पे किया, बल्कि अपने रेजिडेंशियल वाली बिल्डिंग का मैंने रेंट पे किया है, तो अगेन गवर्नमेंट आपको